तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर से क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत, यानी कि मैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, आरंभिक नगर। गाइस, इसी चैनल पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12 पूरी कराने वाला हूं कंप्लीट, और जिसकी पीडीएफ भी आप लोगों को एज इट इज़ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर की पीडीएफ भी आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर, जिसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इसी चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की सीरीज़ स्टार्ट की है। ये एक डिटेल्ड कोर्स होने वाला है एनसीईआरटी का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 इतनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ जितनी शायद ही आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास 6 की 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। उनकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज से हम लोग अपनी फिज़िकल ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन बताया था, जिसके अंदर हमने जाना कि हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जान लेना अच्छा होता है कि उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद आज से हम लोग अपनी रेगुलर फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, आरंभिक नगर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। और ये 2023 और 24 के बच्चों के लिए होने वाला है बहुत ही बेनिफिशियल। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से हमारी होती है चैप्टर की शुरुआत। लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हमारी यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये 2015 और 2014 के जीएस मेंस के पेपर में पूछे गए हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से संबंधित है और इनके आंसर भी आप लोगों को ये चैप्टर पूरा करने के बाद अपने आप मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा ग्रीस की सभ्यताओं से इस प्रकार भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। ये 2015 के जीएस मेंस के पेपर में पूछा गया है। ये आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके बाद में क्या है दूसरा क्वेश्चन? तो दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने है किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया? चर्चा कीजिए। ये 2014 के जीएस मेंस के पेपर में पूछा गया है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे, ये आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, जो इस चैप्टर से ही पूछे गए हैं। और ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को इनके आंसर अपने आप मिल जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ से होती है हमारे चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो चैप्टर की शुरुआत होती है हड़प्पा की कहानी से। हड़प्पा की कहानी क्या है? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। यानी हमें हड़प्पा पुरा स्थल के बारे में कब पता चला? तो ये पता चला 150 साल पहले, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर है? ये भारत में नहीं है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। पहले ये भारत में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइनें बिछा दी। यानी उन्हें
ये नहीं पता था कि ये हड़प्पा नाम का कोई पूरा स्थल है। उन्हें लगा कि यह कोई पुराना खंडहर है, यहाँ से हमें बहुत सारी ईंटें मिल सकती हैं, और वो इनसे हज़ारों ईंटें उखाड़ के ले गए और उन्होंने उससे क्या किया, उन्होंने उससे रेलवे लाइनें बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी कई इमारतों में से उन्होंने पूरी ईंटें निकाल ली, जिससे वो पूरी की पूरी इमारत ही नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी 150 साल पहले हमें हड़प्पा नाम का पूरा स्थल मिला था, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 80 साल पहले ये पता चला कि यह भारतीय उपमहाद्वीप यानी ये जो एशिया उपमहाद्वीप है, इसके सबसे पुराने खंडहरों में से, पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी इसके बाद जो भी पुराने खंडहर वगैरह या जो भी शहर मिले, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें या हड़प्पा सभ्यता के ही शहर कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। तो ये यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ये की जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो ये है 4700 वर्ष पुरानी, यानी हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद ये हमारा कथन और कारण का एक क्वेश्चन भी बनता है। ये पीटी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। तो हमारा कथन ए क्या है? कथन ए है हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये मैंने बता दिया आपको, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से ही सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं कथन और कारण में। तो ए क्या है? ए आर दोनों, यानी ए और आर दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। और दूसरा है बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? इसके अंदर होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था और हड़प्पा सभ्यता से ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन और है हमारा, अगर इसको आप लगाएंगे और इसके बारे में विचार करेंगे तो आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यानी ये पास्ट और प्रेजेंट को जोड़कर बनाया गया क्वेश्चन है, यानी भूतकाल और वर्तमान काल को जोड़कर बनाया गया क्वेश्चन है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप जीएस मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि पुरानी इमारतें हमारी विरासत है और ये नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के बारे में जानकारी देती हैं। ये पुरानी इमारतें पर्यटक स्थल भी होती हैं, अतः ये रोजगार भी देती है तथा केंद्र और राज्य की जीडीपी में भी योगदान देती है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा अधिक सोचेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं जो इसी चैप्टर से संबंधित है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय कला संस्कृति का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो हमारे इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? तो इनकी विशेषता थी, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था।
यानी ये जो हड़प्पा के जो नगर थे ये दो हिस्सों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, नहीं पूर्वी भाग छोटा नहीं था, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन वो निचले हिस्से में बना हुआ था। यानी पश्चिमी भाग में तो राजा और उच्च वर्ग रहा करते थे और पूर्वी भाग में निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। इसके बाद में क्या है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हज़ारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। यानी हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा था और वो ईंटें इतनी अच्छी तरह पकी हुई थी कि आज तक यानी हज़ारों सालों के बाद भी हमें वो ईंटें वैसी की वैसी मिल जाती है। इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई लोग इसको जल्दबाजी में पढ़ेंगे और वो पढ़ लेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये चार ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला है सिंधु सभ्यता समरूप नगर योजना पर आधारित थी। यानी सिंधु सभ्यता के सभी नगर समान थे, यानी वो समान व्यवस्था उनमें थी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंधु सभ्यता का प्रतीक स्थल हड़प्पा है। तीसरा ऑप्शन है धोलावीरा की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। और चौथा ऑप्शन है लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें है पहला ऑप्शन सही नहीं है, सिंधु सभ्यता समरूप नगर योजना पर आधारित नहीं थी। यानी सिंधु सभ्यता के सभी नगर अलग अलग व्यवस्था पर आधारित थे, वो समरूप नहीं थे। और ये तीन ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता का प्रतीक स्थल कौन सा है, तो वो है हड़प्पा। धोलावीरा की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। धोलावीरा मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये यहाँ पर है, देख लीजिए। ये आप लोग धोलावीरा देख सकते हैं, ये आता है गुजरात वाले रीजन में। ये आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर धोलावीरा है। तो धोलावीरा की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। और चौथा ऑप्शन है लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल कहाँ पर है, ये भी है गुजरात में। लोथल भी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये लोथल ये गुजरात में है। यहाँ पर ये धोलावीरा है और ये लोथल है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में है कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने मानस्नानागार कहा है। यह मानस्नानागार कहाँ है, तो ये है मोहनजोदड़ो में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और ये यहाँ पर आप लोग मोहनजोदड़ो देख सकते हैं, ये यहाँ पर महान स्नानागार स्थित है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस तरह सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद में इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं महान स्नानागार। ये इसके दोनों तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ हैं और इसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थी और पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी जिससे पानी का रिसाव न हो और उपयोग के बाद में इसे खाली कर दिया जाता था। और इसके चारों तरफ कमरे भी बने हुए थे। तो ये हमारा महान स्नानागार है जो कहाँ से, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। और इसके बाद में ये हमारा एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मोहनजोदड़ो,
ये धोलावीरा, ये सुरकोतड़ा, और ये लोथल, और ये राखीगढ़ी, ये कालीबंगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप लोग धीरे धीरे मैपिंग करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक साथ सारी मैपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए गए होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो ये स्थल कहाँ पर है, तो ये मैं आपको मैप में दिखाऊं। ये आप लोग कालीबंगा यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और ये लोथल और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कालीबंगा है राजस्थान में और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यज्ञ वगैरह भी किए जाते थे। और यहाँ पर लोथल से कई भंडार गृह भी मिले हैं। तो ये था हमारा कालीबंगा के बारे में। और ये हमारा महान स्नानागार है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है भवन, नाले और सड़कें। यानी हड़प्पा सभ्यता के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे, यानी जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, और वहाँ की सड़कें कैसी थी। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के घर होते थे। घर के चारों ओर आंगन के बीच में चारों ओर कमरों के बीच में एक आंगन बनाया जाता था। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, यानी स्नानघर होता था, जिसको हम वर्तमान में बाथरूम बोलते हैं, वो होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। इस नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे ताकि इनकी सफाई आसानी से की जा सके, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी घर और जल निकासी व्यवस्था एक साथ बनाई जाती थी ताकि पानी एक जगह कहीं इकट्ठा न हो। यानी हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। और जल निकासी के लिए घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और उनकी साफ़ सफाई के लिए मेन होल भी बनाए जाते थे, जिनसे इनकी सफाई आसानी से की जा सके। यानी हड़प्पा के जल निकासी व्यवस्था यानी पानी के निकलने की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर और नाली व्यवस्था के बारे में कोई पिक्चर दी हुई है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में हमारा एक नोट पॉइंट निकल के आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जैसी व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं, ये कहते हैं जैसे हमें वर्तमान में जो ये राशन कार्ड से जो गेहूं वगैरह मिलते हैं, ये व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। इसको पीडीएस कहते हैं। यानी राजा किसानों से अनाज वगैरह को खरीद कर अपने भंडारगृह में इकट्ठा करता था और प्रजा में बाद में बांट देता था। इसको ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। इसके बाद में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी और ये पश्चिम में सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक और पूर्व में आलमगीर यूपी तक फैली हुई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिण में महाराष्ट्र गुजरात, पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान और पूर्व में आलमगीर यूपी तक ये सभ्यता फैली हुई थी। इसके बाद में क्या दिया हुआ है,
इसके बाद में है नगरीय जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था, तो ये भी देख लेते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहे होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते रहते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोगवादी जीवन शैली में विश्वास करते थे। यानी वे अपने सुख सुविधा के लिए बाहर से चीज़ों को मंगवाते भी थे और अपने स्तर पर भी वो चीज़ें बनाते थे अपने सुख सुविधा के लिए। वे बाहर से बहुमूल्य मनके वगैरह भी मंगवाते थे और उन्हें अपने पास भी रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपिक भी थे जो वस्तुओं पर लिखते थे। वे मोहरों पर लिखते थे और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं पर भी लिखते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकार भी पाए जाते थे। जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उन्हें शिल्पकार कहते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों थे। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन। यह आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाली यानी जल निकासी व्यवस्था और कुएं की कुछ तस्वीरें हैं। ये आप लोग पिक्चर से इनको आसानी से समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी। और ये एक आप लोग कुएं की पिक्चर भी यानी कुएं की फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है नगर और शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे जैसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को धातुओं का भी ज्ञान प्राप्त था और वे धातुओं से गहने वगैरह बनाया करते थे। वहाँ से तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी मिले हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ से मिली सभी वस्तुओं में सबसे आकर्षक वस्तुएं कौन सी हैं यानी सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी हैं? तो वो हैं मनके, बाट और फलक। ये तीन वस्तुएं हैं जो यहाँ मिली सभी वस्तुओं में सबसे आकर्षक हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? यानी इसका आंसर क्या है? वो थे तांबे और कांसे, यानी इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी विशेष धातु क्या थी? वो थी कांस्य, यानी इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य यानी कांसा किससे बनता था? वो बनता था टिन प्लस तांबा, यानी टिन और तांबे से मिलकर कांसा बनाया जाता था और उससे फिर बर्तन, गहने और हथियार वगैरह बनाए जाते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। टिन कहाँ से मंगवाया जाता था? टिन अफ़गानिस्तान से, तांबा राजस्थान से। और टिन और तांबा दोनों मिलकर क्या बनाया जाता था? तो इसे बनाया जाता था कांसा, और उससे फिर बर्तन और गहने वगैरह बनाए जाते थे। इसलिए ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में कशेरू के समुदाय विशिष्ट वर्ग होते थे। यानी इस सभ्यता में सबसे विशिष्ट वर्ग कौन सा था? तो वो था कशेरू के समुदाय। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र
मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अधिकांश मोहरें वर्गाकार होती थी। ये आपकी एनसीईआरटी में आयताकार दिया हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें कौन सी होती थी? तो वो होती थी वर्गाकार। कुछ मोहरें आयताकार भी होती थी, लेकिन अधिकांश कौन सी होती थी? वर्गाकार। और यहाँ से काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध मृतभांड कौन सा है? तो वो है काला मृतभांड, यानी काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में है संभवतः 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं में से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कपास के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और वो कब मिले हैं? तो वो मिले हैं 7000 वर्ष पहले। और कहाँ पर? वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। और ये पिक्चर में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्पकारी देख सकते हैं। ये एक मूर्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम कपास कहाँ पर मिला था? तो सर्वप्रथम कपास मेहरगढ़ में। यानी ये सर्वप्रथम कपास कहाँ है? ये है पूरी दुनिया में। यानी पूरी दुनिया में सर्वप्रथम कपास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था मेहरगढ़ से। यानी मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। और इसके बाद में क्या है? सर्वप्रथम भारत में कपास कहाँ से मिला था? तो वो मिला था मोहनजोदड़ो से। और ये भी कहाँ पर है? ये है भारत में। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में एक क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। फेंस का संबंध किस सभ्यता से है? फेंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में चिपकाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग में प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, भाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेंस का संबंध किस सभ्यता से है? तो फेंस का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? कच्चे माल की खोज, यानी हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल की खोज। तो इसमें क्या है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को हड़प्पा के कई लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी दूर दूर से मंगवाते थे। क्या क्या चीज़ें वो मंगवाते थे? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर वगैरह वो दूर दूर से आयात करते थे, यानी मंगवाते थे अपने इस्तेमाल के लिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। ये क्या है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्ति उपभोक्तावादी थे, यानी अधिकतम सुख के सिद्धांत पर कार्य करते थे? तो इसका आंसर है हाँ। नगरीय योजना, कच्चे माल को प्राप्त करने की विधि, वे लौकिक जीवन को महत्व देते थे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता उपभोक्तावादी थे। सैंधव सभ्यता आज की सभ्यता को शांति का संदेश देती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। उसमें हथियार वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था और वो आज की सभ्यताओं को शांति का एक संदेश देती हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और वो कैसे व्यक्ति थे? वो थे उपभोक्तावादी, यानी अधिकतम सुख के सिद्धांत पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये ओमान के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी सरकार बदलने के बाद
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं यूपीएससी में। तो ये आप लोग ओमान के बारे में ज़रूर से देख लीजिएगा। ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, ये नई एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। यानी तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? ईरान और अफ़गानिस्तान से। ईरान और अफ़गानिस्तान से क्या मंगवाया जाता था? तो वहाँ से मंगवाया जाता था टिन, और ओमान से क्या मंगवाया जाता था? तांबा। और उससे मिलाकर क्या बनाया जाता था? तो उसे बनाया जाता था कांस्य यानी कांसा, और उससे हथियार, गहने और बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर है। ये आयताकार है, लेकिन अधिकतर मोहरें कैसी होती थी? तो वो होती थी वर्गाकार। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी होती थी? लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ की खेती होती थी? तो वो होती थी गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की फसलें हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। और ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोग नगरों में रहते थे। वो लोग, कई लोग गाँवों में भी रहते थे। और गाँवों में कौन रहते थे? किसान और चरवाहे, यानी जो गाय वगैरह चराते हैं, गाय बकरियां चराते हैं, उन्हें चरवाहे कहते हैं। वो लोग गाँवों में रहते थे और वही शहरों के लोगों के लिए अनाज वगैरह की व्यवस्था करते थे और उन्हें शहर तक पहुंचाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई की व्यवस्था कहाँ से करते थे? तो वो करते थे बारिश का पानी यानी वर्षा का पानी इकट्ठा करके और उसे बाद में फसल के लिए प्रयोग में लाते थे। वो लोग हल का प्रयोग भी करते थे, लेकिन हल वर्तमान में हमें नहीं मिलते, क्योंकि हल लकड़ी से बनाए जाते थे और दीमक वगैरह ने हल जैसे जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन हमें हल जैसे खिलौने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो वो हम लोग एक पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हल जैसा खिलौना हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। जो हल उपयोग में लाए जाते थे वो तो नहीं बचे, लेकिन ये हल जैसा खिलौना हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल का प्रयोग भी करते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग बेर वगैरह भी इकट्ठा करते थे, और जब बस्तियों के आसपास के लोग, जब तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन जब सूखे के महीने में चारागाह यानी चारा नहीं मिल पाता था, तो ये लोग अपने भेड़ बकरियों को लेकर दूर दूर भी जाया करते थे और वे हिरण वगैरह का शिकार भी किया करते थे। इसके बाद में क्या है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें क्या है, कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। धोलावीरा मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यानी इससे आपको क्या पता चलता है, तो
सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे, लेकिन ये जो हमारा धोलावीरा है, ये जो नगर है, ये 3 हिस्सों में विभाजित था। तो ये आपके पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन पीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा कि धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी इस नगर के बीच में खुला मैदान भी था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह होते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। यानी अधिकतर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो छोटी छोटी होती थी, लेकिन धोलावीरा से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये बड़े बड़े थे और इनको लकड़ी के फ्रेम से जड़वाया गया था। तो ये था गुजरात के धोलावीरा के बारे में, जो हमने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया है और जान लिया है। इसके बारे में क्या दिया हुआ है, यानी इसके बारे में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। इसके अंदर प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान भी था जिसके अंदर क्या होते थे, जिसके अंदर कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते थे। और यहाँ मिले अवशेषों में लिपि बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदवाया गया था। और इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता से छोटी छोटी मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन धोलावीरा से हमें बड़े बड़े अभिलेख भी प्राप्त होते हैं जो लकड़ी में जड़वाए गए थे। यानी ये था गुजरात के धोलावीरा के बारे में। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। लोथल मैंने आप लोगों को मैप में दिखा दिया है, मैं आपको दोबारा भी दिखाऊं तो आप लोग मैप में देख सकते हैं। ये धोलावीरा है और ये है लोथल। ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है आगे, यहाँ गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। और ये लोथल का एक बंदरगाह है, यानी गुजरात का एक बंदरगाह है जो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती रही थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम यहाँ से होता था। यह है लोथल का एक बंदरगाह। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में है यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुद्रा है। इसको मुद्रा यानी मुहर और मुहर मुद्रांकन या मुहरबंदी भी कहा जाता है। इसके बाद में क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती रही थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त कर दिए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से
स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये सब कल्पनाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। यानी ये नए नगर कौन से थे? ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए। और इसके बाद में अन्यत्र में ये एक मिस्र की कहानी दी हुई है। इसको आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ। ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने गलती से इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अलावा जो भी बेकार की चीज़ें थी वो मैंने पहले ही कट कर दी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको एज इट इज़ पढ़ सकते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो भी बेकार की चीज़ें थी वो मैंने पहले ही कट कर दी हैं। जो एक छठी क्लास के बच्चे के लिए होती हैं वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, क्योंकि आप छठी क्लास में नहीं हैं, आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए जो भी बेकार की चीज़ें थी वो मैंने पहले ही कट कर दी हैं। इसके बाद में ये कुछ हमारे उपयोगी शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? नगर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे? नगरदुर्ग कौन सा था? तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पश्चिमी भाग, जिसमें शासक और उच्च वर्ग रहा करते थे। इसके बाद में है लिपिक किसको कहते हैं? जो मोहरों पर और अन्य वस्तुओं पर कुछ लिखा करते थे। और मोहरें कैसी होती थी? अधिकतर होती थी वर्गाकार और कुछ मोहरें आयताकार भी होती थी। शिल्पकार सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों थे। और शिल्पकार कहते किसे हैं? तो जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं उन्हें शिल्पकार कहते हैं। और इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है धातु। तो इसके विशेष धातु कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो वो थी कांस्य, यानी कांसा। और ये कांसा किससे बनाया जाता था? तो बनाया जाता था तांबा और टीन से मिलाकर कांसा बनाया जाता था। फिर उससे ही धातुएं बनाई जाती थी और उससे हथियार, गहने और बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो इन पुरास्थलों की अच्छे से जांच वगैरह करता है उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। और कच्चा माल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए कच्चा माल बाहर, यानी बाहरी पश्चिमी देशों से भी एक्सपोर्ट यानी आयात किया करते थे। और पुराने हल सिंधु घाटी सभ्यता के हल हमें वर्तमान में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो लकड़ी से बनाए जाते थे और दीमक वगैरह ने उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन हमें हल जैसे खिलौने के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थान से मिलते हैं। और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? तो वो लोग वर्षा के जल को इकट्ठा करते थे और उसे बाद में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया करते थे। और वो नदी से भी सिंचाई वगैरह किया करते थे। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो वो ये भी देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 वर्ष पहले। नगरों का आरंभ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ 4700 वर्ष पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई 3900 वर्ष पहले। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले। ये अन्य नगर कौन से हैं? ये हैं गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे बसे हुए नगर हैं, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद में विकसित हुए। कितने वर्ष पहले? ये हुए 2500 वर्ष पहले। और इसके बाद में ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर इसको आप लोग अपने दिमाग में सोचेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर रिकॉल भी हो जाएगा और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होती जाएगी। तो ये आप लोग ज़रूर से देखिएगा, इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो प्राचीन इतिहास और वर्तमान को साथ में जोड़कर पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो, ये आपको कल्पना करनी है। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता की यात्रा के लिए अपने साथ साथ
क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या क्या देखोगे। तो इसको आप लोग ज़रूर से लगाइएगा, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन, तो आप लोग इनको ज़रूर से लगाइएगा। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है और ये इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों को ज़रूर से लगाने हैं, क्योंकि कई लोग इनको बच्चों वाले क्वेश्चन मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको ज़रूर से लगाने हैं क्वेश्चंस। ये कुछ 3 4 ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ज़रूर से लगाइएगा। इनसे क्या फ़ायदा होगा, इनसे आप लोगों को ये पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाएगा और आप लोगों के दिमाग में इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर आरंभिक नगर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज इस वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 स्टार्ट की है इसी चैनल पर, और उसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज से ही हम लोग अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने उसका इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा और उसको भी ज़रूर से। और आज से हम लोग अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स पीडीएफ एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद RSR। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।